हेलो फ्रेंड्स, मैं शिव निचान आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज की वीडियो में यहाँ पर मैं बताने वाला हूं कि अगर आपके यहाँ पर जो है बैंक ऑफ इंडिया में अकाउंट है और आपने एफडी की हुई है, आपको जो है टीडीएस से सेव होना है कि आपका टीडीएस ना कटे, तो यहाँ पर जो है आपको नया फॉर्म 121 फाइल करना होगा। पहले यहाँ पर जो है फॉर्म 15GH होते थे, वो खत्म हो चुके हैं पूरी तरीके से। ये नया फॉर्म है 121, इनकम टैक्स का स्पेसिफाइड फॉर्मेट है। कुछ बैंकों ने क्या किया है, इसमें कुछ नया एडिशन कर दिया, तो मैंने अलग अलग बैंक वाइज जो है डिटेल्स अपलोड कर दी अपने यूट्यूब चैनल पर। सारी वीडियोज अलग अलग अवेलेबल है। आज की वीडियो में यहाँ पर मैं कवर करूंगा कि आपको इसमें क्या क्या पर्टिकुलर्स भरने हैं, कौन कौन से पार्ट में आपको जो है यहाँ पर डिटेल सबमिट करनी है और किस यहाँ पर पॉइंट्स का आपको ध्यान रखना है। जो पर्सन एलिजिबल हो केवल वही इस फॉर्म को फाइल करें। इसका जो डाउनलोडिंग लिंक है वो यहाँ पर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। आप उससे डायरेक्ट डाउनलोड करके और बैंक में जाकर सबमिट कर सकते हैं। अभी हो सकता है कि ये ऑनलाइन अवेलेबल ना हो, जब ऑनलाइन अवेलेबल होगा तो आप ऑनलाइन भी फाइल कर सकते हैं। ठीक है, ये वीडियो काफ़ी शॉर्ट में रहने वाला है, वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा और शेयर जरूर कीजिएगा। यहाँ पर जो है नया फॉर्म आ चुका है 121। पहले यहाँ पर जो है दो अलग अलग फॉर्म्स होते थे आपके। एक आपका होता था फॉर्म 15G एंड एक फॉर्म होता था आपका 15H। जो 60 ईयर्स बिलो पर्सन है उनके लिए यहाँ पर ये फॉर्म एप्लीकेबल था और 60 ईयर्स एंड अबोव वाले पर्सन के लिए फॉर्म था। अब इन दोनों को यहाँ पर जो है मर्ज करके एक सिंगल फॉर्म ला दिया गया है 121। अब आपको यही भरने की रिक्वायरमेंट आएगी। जो यहाँ पर 60 ईयर्स बिलो है वो भी यही भरेंगे, जो 60 ईयर्स अबोव है वो भी, और जो जिनके 60 ईयर्स है वो भी यही फॉर्म फाइल करेंगे। आपका एफडी है, एफडी पे टीडीएस है, आरडी पे टीडीएस है, सबके लिए फॉर्म फाइल होगा। बस यहाँ पर एलिजिबिलिटी जो है वो अभी भी एज वाइज है। जो 60 ईयर्स बिलो पर्सन है, पूरे साल में अगर उनका 50,000 से ज़्यादा ब्याज आ रहा है तो टीडीएस कटेगा 10% से। और अगर यहाँ पर 60 या 60 ईयर्स अबोव एज है तो 1 लाख से ज़्यादा का ब्याज है तभी टीडीएस कटेगा। उससे कम पे तो फाइल करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। जो मैंने लिमिट बताई है वो पैन कार्ड वाइज लिमिट एप्लीकेबल होगी। अगर आपके एक से ज़्यादा बैंक में अकाउंट है, सबको मर्ज करके लिमिट आपको मिलेगी। सबसे पहले आपको जो है यहाँ पर जो आपका बैंक ऑफ इंडिया है उससे भी आपको एक यूनिक कस्टमर आईडी मिली होगी। हर बैंकों की जो है एक यूनिक कस्टमर आईडी होती है, तो आपको जो है इस तरीके से यहाँ पर जो है वो कस्टमर आईडी जो है सबसे पहले मेंशन करने की रिक्वायरमेंट आएगी। ठीक है, तो कस्टमर आईडी यहाँ पर आपको मेंशन करनी है। ये कस्टमर आईडी इसलिए जरूरी है ताकि जो बैंकर है वो आपको यहाँ पर ट्रैक कर पाए। ठीक है, ट्रैक इन द सेंस कि एक कस्टमर आईडी पे आप क्या हो सकता है सेविंग बैंक, एफडी, आरडी अकाउंट्स, लोन अकाउंट्स लिंक हो, तो जैसे वो डिटेल्स डालेंगे उससे फैच हो जाएगी सारी डिटेल्स। ठीक है, तो इसको अलग अलग बैंकों में अलग अलग नाम से भी हो सकता है। किसी में यूनिक कोड यहाँ पर हो या किसी में यूनिक नंबर हो, तो आप एक बार अपनी सेविंग बैंक की पासबुक या कोई भी एफडी आरडी से देख लीजिएगा। वो यूनिक नंबर है, वो सब पे कॉमन होगा। बाकी हर एफडी का, आरडी का नंबर अलग अलग होगा और सेविंग बैंक का भी आपका अकाउंट नंबर अलग ही होगा। यहाँ पर जो टीडीएस जो गवर्न है वो 393 से गवर्न है। सेक्शन 393 जो 10% वाली बात है मैंने आपको बता दी है। इसमें दो पार्ट है, पार्ट ए एंड पार्ट बी। केवल आपको पार्ट ए भरना है एज एन कस्टमर। पार्ट बी जो है वो बैंकर की जिम्मेदारी है, उसको बैंकर फाइल करेंगे। अब इसमें क्या क्या आपको भरना है ध्यान से देखिएगा। इसमें यहाँ पर नोट्स लिखे गए हैं 1 2 3 4। तो जितने नोट्स नंबर है मैं सबको यहाँ पर कवर करके चलूंगा। लास्ट में 1 से लेकर 14 तक अदर नोट्स भी दिए गए हैं। सबसे पहले आपको यहाँ पर जो है अपना नेम लिखना है। नेम जो है वो सेम एज इट इज पैन कार्ड वाला होना जरूरी है, मतलब फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम। अगर आपका बैंक और पैन में नेम अलग अलग है तो आप उसको पहले केवाईसी को अपडेट कर लीजिएगा। दोनों में जिसमें करेक्शन कराना है वो आप करा सकते हैं। तो अगर पैन में करेक्शन कराना है तो पहले पैन करेक्ट करा के फिर उसको दोबारा से रिकेवाईसी कर लीजिएगा, और पैन में अगर सही है, बैंक में गलत है तो बैंक में रिकेवाईसी करके उसको अपडेट करा लीजिएगा। फिर उसके बाद यहाँ पर जो आपको एड्रेस लिखना है, एड्रेस लेटेस्ट केवाईसी के अकॉर्डिंग होना जरूरी है। देन उसके बाद कॉलम नंबर 3 में आपको जो है अपना पैन नंबर मेंशन कर देना है। उसके बाद यहाँ पर जो आप स्टेटस लिखेंगे तो स्टेटस में यहाँ पर आपको लिखना है इंडिविजुअल। बाकी कोई अदर एंटिटी है जैसे कि एचयूएफ है, फर्म है, तो उनके लिए फिर वो यहाँ पर डिटेल्स है। आप खुद के लिए फाइल कर रहे हैं तो आपको यहाँ पर जो है इंडिविजुअल लिखना होगा। इंडिविजुअल ऐसे से आप यहाँ पर इनकम टैक्स में कंसिडर होते हैं। रेजिडेंशियल स्टेटस आपका 3 टाइप का हो सकता है, रेजिडेंट, नॉन रेजिडेंट, रेजिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट। तो तीनों में से आप किस कैटेगरी में फॉल करते हैं आपको खुद से एक बार चेक करना पड़ेगा। इसके लिए स्पेसिफाइड डेफिनेशन है इनकम टैक्स एक्ट में। तो ये फॉर्म है यहाँ पर इनकम टैक्स एक्ट 2025 से गवर्न है, साथ में इनकम टैक्स रूल 2026 दोनों नोटिफाइड है, और उसी से ही आपको जो है यहाँ पर ये फॉर्म भरने की रिक्वायरमेंट आ रही है। पहले 15G और H पुराने एक्ट में होते थे। यहाँ पर ये पॉइंट नंबर 5, ये काफी क्रूशियल पॉइंट है। अगर आप एक रेजिडेंट इंडिविजुअल है और साथ में आपकी ये 60 ईयर्स और अबोव है तो उस केस में आपको हायर लिमिट मिलेगी। हायर लिमिट इन द सेंस न्यू टैक्स रिजीम में जो है 12 लाख रुपए तक की इनकम पर कोई टैक्स नहीं है, 12 लाख तक आप ये फॉर्म भर सकते हैं। और ओल्ड टैक्स रिजीम में जो है 5 लाख रुपीज तक कोई टैक्स नहीं है, तो आप ये 5 लाख रुपए तक अगर आपकी इनकम है, ये टोटल इनकम की बात हो रही है, तो ये फॉर्म भर सकते हैं। इसके अलावा जो भी अदर पर्सन है
नॉन रेजिडेंट वाले कितने भी एज के हों, या फिर जो रेजिडेंट वाले पर्सन है और उनकी एज 60 ईयर्स बिलो है, उनको यहाँ पर लोअर लिमिट मिलेगी। ये यस नो का ऑप्शन है। यस के केस में तो ये वाली लिमिट्स मिलेगी, और यहाँ पर अगर आप इस दोनों कंडीशन को फॉलो नहीं करते हैं तो फिर आपको नो सेलेक्ट करना होगा। आपको मैक्सिमम अमाउंट नॉट चार्जेबल टू टैक्स वो यहाँ पर जो है मिलने वाली है 4 लाख, और ऑल टैक्स में यहाँ पर जो है 2.5 लाख। तो यहाँ पर जो है आपको देखना होगा कि जो भी यहाँ पर जो है आपको लिमिट स्पेसिफाइड है उसमें अगर आप कवर है तब यहाँ पर आप फॉर्म भरेंगे, अदरवाइज आप इनएलिजिबल है, फॉर्म मत भरिएगा। पेनल्टी प्रोविजन यहाँ पर अवेलेबल है। ईमेल आईडी लिखनी है, इंडिया के लिए कोड 91 लिखना है, फिर यहाँ पर जो आपको अपना मोबाइल नंबर लिख देना है। देन उसके बाद यहाँ पर टैक्स ईयर आएगा, तो टैक्स ईयर में आपको लिखना है 2627, ये आपको मेंशन कर देना है। देन उसके बाद यहाँ पर नेचर ऑफ इनकम, तो नेचर ऑफ इनकम में आप यहाँ पर जो है इंटरेस्ट लिखेंगे, वो आपका एफडी से हो सकता है, आरडी से हो सकता है। इस इंटरेस्ट से टोटल आपकी कितनी इनकम आ रही है जिसके लिए आप ये फॉर्म भर रहे हैं, वो वैल्यू यहाँ पर आपको लिखनी है। इसके बाद यहाँ पर जो है पॉइंट नंबर, नेक्स्ट पॉइंट आता है पॉइंट नंबर 11, इसमें आपको यस और नो सेलेक्ट करना है। क्या आपने इससे पहले भी कोई फॉर्म फाइल करे हैं 121? अगर हाँ करे हैं तो उस केस में आपको 2 कॉलम और फाइल करने पड़ेंगे, 11A और 11B। यहाँ पर पूछा जाएगा आपने 1 फॉर्म भरा है, 2 फॉर्म भरे हैं, 3, कितने नंबर ऑफ फॉर्म्स आपने फाइल किए, इन सबको मिलाकर आपकी कितनी इनकम थी वो आपको यहाँ पर लिखनी है वैल्यू में, इस वाले कॉलम के अंडर में। अगर आप यहाँ पर नो सेलेक्ट करते हैं तो नो के केस में आपको यहाँ पर कुछ नहीं भरना, यहाँ पर भी कुछ नहीं भरना। उसके बाद यहाँ पर जो है कॉलम नंबर 12 है, कॉलम नंबर 12 जो आपका वो 10 और 11B का टोटल, इन दोनों को टोटल करके जो आपकी वैल्यू आ रही है, यानी कि जो इस फॉर्म में इंटरेस्ट है और जो ऑलरेडी आपने इंटरेस्ट अर्न करा है, दोनों को मिलाकर वो वैल्यू आपको यहाँ पर लिख देनी है। अब पॉइंट नंबर 13 या कॉलम नंबर 13 में वो वैल्यू आपसे पूछी जा रही है कि भाई इस वाली जो इनकम है आपकी, इसके लिए आप डिक्लेरेशन सबमिट कर रहे हैं, उसको मिलाकर और आपकी इस साल में जो अदर इनकम है टोटल इनकम मिलाकर वो कितनी है, तो आपको इसको इंक्लूड करते हुए इसको भी जोड़ते हुए टोटल वैल्यू यहाँ पर देनी है, टोटल वैल्यू यहाँ पर मेंशन करनी है। पॉइंट नंबर 12, पॉइंट नंबर 12 में जो है आपसे पूछा जा रहा है कि आपने पिछले 2 साल की आईटीआर फाइल की है। अगर फाइल नहीं है तो यहाँ पर आप नोट एप्लीकेबल लिख देंगे। अगर 1 साल की फाइल की है तो 1 साल की डिटेल देनी है, 2 की फाइल की है तो 2 की डिटेल देनी है। अब यहाँ पर जो है 25-26 की जो आईटीआर है वो यहाँ पर फाइलिंग के लिए एनेबल नहीं है, ठीक है। तो जब यहाँ पर आपकी 25-26 की आईटीआर आ जाएगी तो 25-26 की डिटेल्स देनी है। उससे पहले अभी आप जो है यहाँ पर 2 साल की डिटेल्स देंगे, एक तो 23-24 और एक यहाँ पर जो है 24-25। उसका एक्नॉलेजमेंट नंबर और यहाँ पर कितनी इनकम आपने फाइल की है वो डिटेल्स देनी है। ये आपको इनकम टैक्स रिटर्न, इनकम टैक्स की ऑफिशियल वेबसाइट www.incometax.gov.in वहाँ से डाउनलोड करने के लिए मिल जाएगी अगर आपने फाइल की है तो। इसके लिए मैंने भी लेटेस्ट वीडियो अपलोड किया था कि आईटीआर कंप्यूटेशन कैसे डाउनलोड करनी है। फिर ये डिक्लेरेशन है, ये आपके इसमें 5 पॉइंट्स दिए गए हैं, इसको यहाँ पर चेक करके अच्छे से रीड करने के बाद ही टिक करना है और उसके बाद यहाँ पर डिटेल सबमिट करनी है। यहाँ पर आपका नेम आएगा, नेम एज पर पैन यहाँ पर आपको लिखना है। फिर उसके बाद यहाँ पर आपको अपना पैन नंबर लिख देना है। ये जो डिटेल्स हैं आपने ये पढ़ ली हैं और ये करेक्ट हैं। उसके बाद सेकंड पॉइंट, फिर इसके बाद थर्ड पॉइंट और फोर्थ पॉइंट में यहाँ पर टैक्स ईयर भी सिलेक्ट करने के लिए आएगा। टैक्स ईयर यहाँ पर आपका पहला टैक्स ईयर जो है वो 26-27 है जिसके लिए आप ये सबमिट कर रहे हैं। यहाँ पर भी टैक्स ईयर जो है आपको 26-27 ही सेलेक्ट करना है। फिर उसके बाद यहाँ पर लास्ट वाला पॉइंट है, अगर कोई भी इंफॉर्मेशन फॉल्स पाई जाती है तो पेनल्टी ऑफ प्रोसिक्यूशन सेक्शन 482 एप्लीकेबल रहने वाला है। यहाँ पर प्लेस लिखना है, डेट, सिग्नेचर आएंगे डिक्लेरेंट के और नेम आएगा। ये सब चीज़ें आपको करेक्ट मेंशन करनी है। देन उसके बाद पार्ट भी है, ये आपको कुछ नहीं करना, पार्ट भी जो है वो बैंकर के लिए दिया गया है। यहाँ पर मैं आपको ले चलूँगा एक बार नोट्स पर। यहाँ पर नोट्स दिए गए हैं पॉइंट नंबर 1 से लेकर और पॉइंट नंबर 14 तक। वैसे तो ऑलमोस्ट हमने काफ़ी सारे पॉइंट्स तो कवर कर लिए हैं, पर फिर भी आपकी जिम्मेदारी है एक बार इनको आप अच्छे से रीड जरूर कर ले, ठीक है। और जब आप एलिजिबल है तभी इस फॉर्म को भरें। ये था लेटेस्ट वीडियो। बाकी अदर बैंक्स में अगर आपका अकाउंट है तो मैंने सेपरेट वीडियो हर बैंक वाइज अपलोड कर दी अपने यूट्यूब चैनल पर। बाकी आप अदर वीडियोज भी देख सकते हैं और इस टाइप की जो है फर्दर अपडेट्स के लिए भी आप फॉलो कर सकते हैं। यहाँ पर जो है इनकम टैक्स जीएसटी काफ़ी सारे वीडियोज ऑलरेडी अवेलेबल है और अभी भी यहाँ पर जो है काफ़ी सारे वीडियोज मैं अपलोड करूँगा क्योंकि नया एक्ट आ चुका है, नए रूल्स आ चुके हैं। जीएसटी और इनकम टैक्स के सारे वीडियो यहाँ पर फ्रीली अवेलेबल है। ये वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।